तारीख 23 जनवरी 2015। उस दिन बिहार का आरा शहर कुछ अलग सा था। ठंड अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन लोग सूरज की हल्की किरण के सहारे बाहर निकल आए थे। सड़कों पर सुस्ती थी, दुकानें आधी खुली थीं, लेकिन शहर की सबसे हलचल वाली जगह दीवानी न्यायालय, जहां हमेशा की तरह चहल पहल थी। काले कोटों की भीड़, हर तरफ वकील, पुलिस, पेशी पर आए कैदी, गवाह, पत्रकार और जनता। सुबह 11:35 पर अचानक आरा कोर्ट में एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक महिला ने खुद को उड़ा लिया था और 2 लोग मारे गए थे। इस ब्लास्ट का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि कुछ और था। उसके बाद जब पुलिस ने इस हमले की तह में जाकर छानबीन की और हमले के पीछे जिस शख्स का नाम आया, उसका नाम था सुनील पांडे। वही सुनील पांडे जिसने उत्तर प्रदेश के बाहुबली और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी, जिसने अपने ही करीबी दोस्त सिल्लू मियां को मौत के घाट उतार दिया। वही सिल्लू मियां जो कभी सिवान के शहाबुद्दीन का खास आदमी हुआ करता था। दोस्तों, ये कहानी है सुनील पांडे की। साल 1966 में नरेंद्र पांडे का जन्म एक आर्मी ऑफिसर के घर हुआ था। उनके पिता कामेश्वर पांडे भारतीय सेना में तैनात थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और बिहार में सोन नदी के किनारे बालू खनन का ठेका लेना शुरू कर दिया। ठेकेदारी के इस काम में मजबूत पकड़ बनाने के लिए कामेश्वर पांडे ने अपनी एक गैंग बना ली। वो चाहते थे कि उनका बेटा नरेंद्र पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बने, इसलिए उन्होंने नरेंद्र को बेंगलुरु पढ़ाई के लिए भेजा। लेकिन खून ने रंग दिखाया और उसने गुनाह के पहले पायदान पर कदम रखा। बेंगलुरु में एक दिन नरेंद्र का एक छात्र से झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उसने उस छात्र को चाकू मारकर घायल कर दिया। यहीं से उसके तेवर और सोच में बदलाव आने लगा। इसके बाद नरेंद्र वापस अपने गांव लौट आया और पिता के बालू ठेकेदारी के काम में हाथ बटाने लगा। उसके हाथ तो पहले ही जुर्म की मेहंदी से लाल हो चुके थे और उसके बाद उसने धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसका नाम अब बदल चुका था। लोग उसे अब सुनील पांडे के नाम से जानने लगे थे। सुनील पांडे ने जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपने ही उस्ताद सिल्लू मियां को रास्ते से हटा दिया। सिल्लू मियां कोई मामूली गुंडा नहीं था। वो सिवान के कुख्यात डॉन शहाबुद्दीन का खास आदमी था और उसी के इशारे पर वह रोहतास से लेकर आरा तक अपनी धौंस जमाता था। इसी सिल्लू मियां ने सुनील को जुर्म का पहला सबक सिखाया। दोनों मिलकर बिहार और यूपी में लूट, हत्या और गैंगवार जैसी वारदातों को अंजाम देने लगे। उनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। एक के बाद एक जुर्म होते गए और सुनील का नाम भी तेजी से बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही सुनील को लगा कि अब वो खुद बड़ा बन चुका है, उसने अपने गुरु सिल्लू मियां को ही खत्म कर दिया। इसके बाद सुनील पांडे ने रोहतास में अपना पूरा दबदबा बना लिया और सोन नदी के किनारे का असली बादशाह बन गया। कहा जाता है कि जब उसका साथी नंद गोपाल फौजिया पुलिस के हत्थे चढ़ा, तो उसने अपने इकबालिया बयान में सुनील की दहशत और अपराध की सच्ची तस्वीर सामने रख दी। उसी बयान से पता चला कि कैसे एक मामूली गुंडा धीरे धीरे पूरे बिहार का बाहुबली बन गया। कहानी की शुरुआत होती है 2 परिवारों से, नंद गोपाल फौजिया के पिताजी और सुनील पांडे के पिता कामेश्वर पांडे ममेरे फुफेरे भाई थे। इस पारिवारिक रिश्ते की वजह से सुनील और नंद गोपाल एक दूसरे को बचपन से जानते थे। लेकिन 1987 में यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बारूद और खून खराबे का भी बन गया। साल 1987 जब सुनील पांडे ने बनारस में एक बड़ा अपराध कर डाला, पुलिस पीछे पड़ी थी। ऐसे में वो छुपने के लिए नंद गोपाल फौजिया के घर पहुंचा। यही वह मोड़ था जब एक पारिवारिक जान पहचान, गहरी दोस्ती और अपराधी गठबंधन में बदल गई। साल 1988 में दोनों ने मिलकर अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा। इस बार सुनील पांडे ने बोकारो के राम मंदिर के पास स्थित स्टेट बैंक को लूटा। टीम में सुनील, नंद गोपाल, शेखर, सिल्लू मियां और चुनमुन सिंह थे। इस एक वारदात से सभी को करीब 2 लाख रुपए का हिस्सा मिला था। फिर उसी साल सुनील पांडे ने बराकर में सेंट्रल बैंक पर धावा बोला, जिसमें 4 लाख रुपए की लूट हुई। इसमें भी वही टीम शामिल थी। बैंक लूटने के बाद इनका अगला कदम हत्या की दुनिया की ओर बढ़ा। इसके बाद उन सभी ने मिलकर आरा में लाल बाबू नाम के एक नेता की हत्या की। फिर छपरा के साढ़ा ढाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या की। इसमें सुनील, सिल्लू मियां, जुनैद अंसारी और नंद गोपाल शामिल थे। समय के साथ हथियारों और वर्चस्व को लेकर
गैंग में दरार आ गई। सुनील पांडेय और सिल्लू मियां के बीच तीखा झगड़ा हुआ, जिसके बाद नंद गोपाल और सिल्लू मियां सुनील पांडेय से अलग होकर बनारस में बस गए। कुछ ही हफ्तों बाद सुनील ने नंद गोपाल को एक संदेश भिजवाया। उस संदेश में लिखा था, सिल्लू मियां मेरी हत्या की साजिश रच रहा है, मत भूलो हमारे बीच खून का रिश्ता है। जिसके बाद नंद गोपाल और सुनील फिर से मिले और एक दिन सिल्लू मियां की हत्या कर दी गई। उसकी लाश को एक नहर में फेंक दिया गया, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। इस पूरे गैंग का असली कमांडर सुनील पांडेय ही था। उसके पास हथियारों का भंडार था। सिल्लू मियां की मौत का एक और कारण था। बताया जाता है कि सिल्लू मियां का सुनील पांडेय के गांव नावाड़ी की एक लड़की से नाजायज संबंध था, जिससे सुनील काफी नाराज था और इसी कारण सुनील पांडेय सिल्लू मियां को मारने चाहता था। उसने मन ही मन तय कर लिया था, अब सिल्लू नहीं बचेगा। सिल्लू के बाद सुनील, नंद गोपाल और एक तीसरे साथी रॉकी ने मिलकर जुनैद अंसारी को मारा। इसके बाद रामाधार यादव नावाड़ी का ही निवासी था, जो उनका अगला निशाना बना। फिर सुनील और रॉकी ने डालमिया नगर के नामी स्प्रिट कारोबारी राजकुमार की हत्या कर दी। 90 के दशक में बिहार पूरी तरह से जातियों में पड़ चुका था। हर जाति अपनी सुरक्षा और दबदबे के लिए अपनी अपनी सेनाएं बनाने लगी। इन सेनाओं के पास हथियारों का जखीरा था और इनके पीछे नेताओं का समर्थन भी। ऐसी ही एक ताकतवर सेना बनी, रणबीर सेना, जो भूमिहारों के हित के लिए बनाई गई थी। नरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ सुनील पांडेय को रणबीर सेना का कमांडर बनाया गया। शुरुआत में इस सेना का मकसद जाति के हक की लड़ाई था, लेकिन धीरे धीरे इसने हथियारों के दम पर दबदबा बनाना शुरू कर दिया। उस दौर में बिहार की किस्मत बैलेट वोट से नहीं बल्कि बंदूक से तय होती थी। रणबीर सेना न सिर्फ सियासी दलों से जुड़ी थी, बल्कि ठेकेदारों, रसूखदारों और व्यापारियों से भी प्रोटेक्शन मनी वसूला करती थी। ठेके के हिसाब से 5% से 10% तक कमीशन लिया जाता था। एक जी मीडिया को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में एक ऐसे ही लड़ाके ने बताया कि नेता लोग खुद हथियार और गोलियां भेजते थे ताकि ये सेनाएं उन्हें इलेक्शन में मदद कर सकें। ये सब कुछ इतना संगठित था कि हथियारों की होम डिलीवरी तक होती थी। रणबीर सेना का लीडर था ब्रह्मेश्वर मुखिया, लेकिन जब सुनील पांडेय कमांडर बना तब एक भूमिहार की हत्या के मुद्दे पर वो मुखिया से भिड़ गया। यहीं से दोनों के बीच टकराव और दुश्मनी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस लगातार सुनील पांडेय को पकड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन वो फरार रहा। फिर अचानक साल 2000 के चुनाव में उसने सबको चौंकाते हुए समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ डाला। पीरो विधानसभा सीट रोहतास से उसने आरजेडी के कैंडिडेट काशीनाथ को हराया और सीधे पहुंच गया बिहार विधानसभा। साल 2000 बिहार विधानसभा में शपथ ग्रहण का दिन था। अंदर नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे थे और बाहर बिहार पुलिस तैनात थी, एक खास शख्स का इंतजार करते हुए। उस शख्स का नाम था सुनील पांडेय, जो कई सालों से फरार चल रहा था और दलित नरसंहार जैसे गंभीर मामलों में आरोपी था। जैसे ही उसने विधायकी की शपथ पूरी की और विधानसभा भवन से बाहर निकला, पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। उसे सीधे आरा जेल भेजा गया। हालांकि ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार की 2000 की अल्पकालिक सरकार बनाने में बाहुबलियों की फील्डिंग का काम सुनील पांडेय ने ही किया था, लेकिन ये सरकार सिर्फ 7 दिन ही टिक सकी। विश्वास मत में हार के बाद राबड़ी देवी की सरकार फिर से सत्ता में लौट आई। उधर सुनील पांडेय जेल पहुंच चुका था, लेकिन 2001 में जी मीडिया पर जो तस्वीरें सामने आई उसने सबको चौंका दिया। करीब 50 आपराधिक मामलों में आरोपी यह शख्स तकनीकी रूप से जेल में था, लेकिन हकीकत में पटना मेडिकल कॉलेज के कैदी वार्ड में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा था। उसके पास मोबाइल फोन था। जब मीडिया ने पूछा कि जेल में फोन कहां से आया, तो उसने बेखौफ जवाब दिया, जब लालू प्रसाद यादव को फोन मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं। ये व्यवस्था की कमी है, हमारी नहीं। इतना ही नहीं, सुनील पांडेय के साथियों के पास हथियार भी मौजूद रहते थे पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में। जी मीडिया की टीम ने यह भी देखा कि जब उसका मन करता वह जेल से निकलकर अपने घर चला जाता था, सिर्फ घर का खाना खाने के लिए। इस पूरी घटना ने दिखा दिया कि कैसे एक बाहुबली विधायक जेल में भी राजा जैसी जिंदगी जी रहा था और सिस्टम सिर्फ देख रहा था। 17 मई 2003 बिहार के पहले न्यूरोसर्जन रमेश चंद्रा को पटना से उठा लिया गया। वो अपनी गाड़ी से निकले थे, लेकिन घर वापस नहीं लौटे। 18 मई को उनके परिवार ने पटना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया गया कि किसी अनजान नंबर से फिरौती की कॉल आई थी। किडनैपर्स ने
50 लाख रुपए की मांग की थी। इस अपहरण के पीछे मुख्य रूप से जो नाम सामने आया वो था नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे। हालांकि पुलिस ने तेजी से काम किया और घटना के महज 3 दिन बाद यानी 20 मई 2003 को रमेश चंद्रा को सुरक्षित ढूंढ निकाला बिना कोई फिरौती दिए। 17 सितंबर 2008 को पटना की एडिशनल सेशंस जज की अदालत ने इस केस में फैसला सुनाया। सुनील पांडे और 5 अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि उस वक्त सुनील पहले से ही रोहतास की जिला जेल में बंद था, लेकिन बाद में 13 जुलाई 2010 को पटना हाईकोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर सुनील पांडेय को बरी कर दिया। इसी बीच साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुए, फरवरी और फिर नवंबर में। दोनों बार सुनील पांडेय ने जेडीयू के टिकट पर जीत दर्ज की और विधानसभा में फिर से पहुंच गया। माना जाता है कि इन चुनावों के दौरान उसने एक बार फिर अपने बाहुबली साथियों को इकट्ठा कर नीतीश कुमार के सामने अपनी ताकत दिखाई। यानी एक तरफ अदालतों में केस चल रहे थे और दूसरी तरफ सुनील पांडेय बिहार की राजनीति में मजबूत मौजूदगी बनाए हुए था। सरकार मेरी है। जब सुनील पांडेय का रुआब बिहार में सिर चढ़कर बोला। एक समय था जब सुनील पांडेय का रुतबा बिहार की राजनीति में इतना था कि लोग कहते थे उसकी खुद की सरकार चलती है। वो खुलेआम सरकार गिराने और बनाने की बातें करता था और हर जगह अपनी धौंस जमाता था। 28 जून 2006 पटना के मशहूर मौर्या होटल में उसने एक ऐसा हंगामा किया जो पूरे देश ने टीवी पर देखा। नशे में धुत सुनील पांडेय ने एक पत्रकार को धमकी दी और उस पत्रकार से कहा, ए सुना, ठोक दे, मरवा दे, और ये सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया। बात पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई। दरअसल उस दिन सुनील अपने परिवार के साथ होटल में ठहरा हुआ था। उसने जमकर खाना खाया और शराब पी, लेकिन जब बिल चुकाने की बारी आई तो दबंगई पर उतर आया। होटल वालों ने टोका तो उसने बदतमीजी और तमाशा शुरू कर दिया और जब मीडिया पहुंची तो पत्रकारों को भी धमकाने लगा। उसका कहना था कि होटल के मालिक पे उसका 47 लाख रुपए का लेन देन है। कुछ ही हफ्तों बाद 16 जुलाई 2006 को एक और बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद थे और एक केस में देहरादून पेशी के लिए ले जाए गए थे, लेकिन वहां जज साहब ने उन्हें डांट दिया और वापस जेल भेजने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद आनंद मोहन देहरादून से दिल्ली होते हुए पटना पहुंचे। पटना में एक होटल में रुके और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। तभी पटना के एसएसपी वहां फोर्स के साथ पहुंचे और उन्हें धक्के देकर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोतवाली थाने ले जाया गया और फिर सहरसा जेल वापस भेज दिया गया। इस घटना ने नीतीश सरकार को शर्मसार किया। आनंद मोहन की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठा दी गई। लेकिन असली तूफान तब आया जब 20 अगस्त 2006 को सुनील पांडेय ने इस घटना पर सनसनीखेज बयान दे डाला। उसने कहा, नीतीश सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अफसरशाही हद से ज्यादा बढ़ गई है। अगर मेरे साथ वैसा व्यवहार हुआ होता जैसा आनंद मोहन सिंह के साथ हुआ तो मैं एसएसपी को गोली मार देता। इस बयान से नीतीश कुमार बुरी तरह नाराज हो गए और सुनील पांडेय को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन राजनीति की मजबूरी या सच्चाई जो भी कहिए, साल 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने फिर से उसी सुनील पांडेय को टिकट दे दिया और इस बार तरारी विधानसभा सीट से सुनील पांडेय ने लगभग 1,40,000 वोटों से जबरदस्त जीत दर्ज की। 1 जून 2012 से आरा की गलियां आग में झुलस रही थीं। ना कानून का डर था, ना ही पुलिस का दबदबा। बिहार का बड़ा हिस्सा भोजपुर से लेकर पटनाव तक इस आग में धधक रहा था। कारण था एक शख्स की हत्या, जिसे कुछ लोग बिहार का कसाई कहते थे, जिसने बिहार की सामाजिक और राजनीतिक धरातल को हिलाकर रख दिया। बात हो रही है रणवीर सेना के संस्थापक ब्रह्मेश्वर मुखिया की। एक ऐसा नाम जिसे उसके समर्थक भूमिहारों का रक्षक कहते थे और विरोधी बिहार का कसाई। 1994 में रणवीर सेना का गठन करने वाला यह शख्स 277 हत्याओं का आरोपी था। 8 जुलाई 2011 को जेल से रिहा हुआ और फिर किसानों की राजनीति करने लगा। 5 मई 2012 को अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन की नींव रखी गई, लेकिन 1 जून 2012 की सुबह वो अंतिम सैर पर निकला और लौट कर नहीं आया। सिर्फ 6 मिनट में 6 गोलियां चली, क्लोज रेंज से दागी गईं और 6 फुट के ब्रह्मेश्वर मुखिया की लाश आरा की सड़कों पर गिर पड़ी।
इस हत्या के बाद बिहार धधक उठा। पुलिस लाचार दिखी। हर कोई इस बात को लेकर गुस्से में था कि आखिर कौन था जिसने मुखिया को मारने की हिम्मत की। संदेह की सुई किस पर गई। इस हत्याकांड में सबसे पहला नाम जो पुलिस के कानों में गूंजा वो था नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, बाहुबली विधायक, दबंग राजनेता और विवादों के बादशाह। हालांकि पुलिस ने कभी भी आधिकारिक तौर पर उसे गिरफ्तार नहीं किया। उसके भाई हुलास पांडे और कुछ करीबी जरूर हिरासत में लिए गए, लेकिन बाद में रिहा कर दिए गए। एक बार फिर बाहुबली की राजनीतिक पकड़ ने उसे कानून से ऊपर साबित कर दिया। उसके आया साल 2014 जब जेडीयू का ग्राफ गिरा और पार्टी को महज 2 लोकसभा सीटें मिली तो सुनील पांडेय ने पार्टी बदल दी। नीतीश कुमार को छोड़कर उसने रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का दामन थाम लिया। बाहुबल और राजनीति का यह नया मेल फिर से डराने लगा। और फिर आया 23 जनवरी 2015 का दिन। उस दिन आरा शहर कुछ अलग सा था। ठंड अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन लोग सूरज की हल्की किरण के सहारे बाहर निकल आए थे। सड़कों पर सुस्ती थी, दुकानें आदि खुली थीं, लेकिन शहर की सबसे हलचल वाली जगह दीवानी न्यायालय कहां हमेशा की तरह चहल पहल था। काले कोटों की भीड़, हर तरफ वकील, पुलिस, पेशी पर आए कैदी, गवाह, पत्रकार और जनता। वो सुबह थी जिसे कभी नहीं भूल पाएगा बिहार। अचानक सुबह 11:35 पर आरा कोर्ट में एक जोरदार विस्फोट हुआ। एक महिला ने खुद को उड़ा लिया था और 2 लोग मारे गए थे। इस ब्लास्ट का मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि कुछ और था, जिसमें 2 कैदी भगाए गए, अखिलेश उपाध्याय और लंबू शर्मा। जब पुलिस ने इस हमले की तह में जाकर छानबीन की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। लंबू शर्मा नाम का शातिर अपराधी पकड़ा गया और उसने पुलिस को बताया कि इस धमाके के पीछे सुनील पांडेय था। 11 जुलाई 2015 को जिला आरा के एसपी ने सुनील पांडेय को अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया और वहीं लंबू शर्मा के इकबालिया बयान के आधार पर सुनील पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें आरोप था कि उसने उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी दी थी। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता था, सुनील पांडेय को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यह वही बाहुबली है जिसकी आधी जिंदगी या तो फरारी में बीती है या जेल की चारदीवारी के भीतर, और जब भी जेल से बाहर निकला राजनीति में भूचाल लाने की कोशिश करता रहा। सुनील पांडेय एक ऐसा नाम जो अपराध और राजनीति दोनों में डॉक्टर की उपाधि के साथ चमकता रहा। सुनील पांडेय ने भले ही गुनाह की दुनिया में कदम इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान रखा हो, लेकिन शिक्षा से नाता कभी नहीं तोड़ा। जेल में रहकर ही उन्होंने एमए किया और फिर महावीर पर पीएचडी पूरी कर ली। इसके बाद वे डॉक्टर सुनील पांडेय कहलाने लगे। मगर दिलचस्प बात यह रही कि पढ़ाई और जेल की सलाखों के बीच भी सुनील का वर्चस्व कभी कमजोर नहीं पड़ा। अक्टूबर 2018 में पूरे बिहार में खलबली मच गई जब कुओं, तालाबों, बोरिंग पाइपों और दीवारों से AK-47 राइफलें बरामद होने लगी। ये वही प्रतिबंधित हथियार थे जिनका इस्तेमाल सेना करती है, और जब इनकी भारी खेप बिहार के अलग अलग कोनों से निकलने लगी तो जांच सीधी NIA के पास पहुंची। 20 जून 2019 को NIA ने वाराणसी और बिहार के 7 इलाकों में छापेमारी की। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सुनील पांडेय के भाई और पूर्व MLSC हुलास पांडेय के घर से AK-47 बरामद की गई। बाहुबली तो है, लेकिन राजनीति के भी खिलाड़ी हैं। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में सुनील पांडेय को LJP से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन टिकट उनकी बजाय उनकी पत्नी को तरारी सीट से दिया गया। पत्नी ने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, लेकिन महज 272 वोटों से हार गईं। 2020 में कहानी फिर दोहराई गई। इस बार भी LJP ने न तो सुनील को टिकट दिया, न उनकी पत्नी को। फिर भी सुनील ने पार्टी का तमगा थामे प्रचार किया, लेकिन जब नामांकन की बारी आई तो LJP ने किनारा कर लिया। जवाब में सुनील पांडेय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में ताल ठोक दी। एक ऐसा बाहुबली जो डॉक्टर भी है, राजनीतिक रणनीतिकार भी, और अपराध की दुनिया में भी चर्चित रहा है। सुनील पांडेय का सफर एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं, जहां हर मोड़ पर ड्रामा है, धमाका है और दबदबा दिखता। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी समाज को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम चाहते हैं आप सतर्क और सुरक्षित रहे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।